नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। ऑटो में चोरी करने वाली महिलाओं की गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के मुख्य गवाहों की ट्रक से कुचल की गई हत्या। और एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने की जोर आजमाइश, छात्रों ने दी आंदोलन की धमकी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। ऑटो में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले महिलाओं की गैंग का रीवा पुलिस ने खुलासा किया है। विगत दिनों पहले बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला का ऑटो से 1 लाख रुपए गायब हो गया था, जिस पर बिछिया पुलिस द्वारा लगातार नजर रखी जा रही थी, जिसमें पुलिस ने टेक्निकल टीम के माध्यम से 3 महिलाओं और एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग लूट की घटना को अंजाम देने के बाद मैहर भाग जाया करते थे। इसमें से कुछ महिलाएं नागपुर और कुछ इलाहाबाद की रहने वाली बताई जा रही हैं। मामले को लेकर सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया। कुछ समय पहले बिछिया थाना क्षेत्र में एक मामला संज्ञान में आया था कि एक महिला के बैग से 1 लाख रुपए चोरी हो गए हैं, जिसके संबंध में महिला ने थाना में रिपोर्ट करवाई थी। और महिला द्वारा बताया गया था कि जब वो ऑटो में बैठी थी तभी कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, उसी दौरान उसके पैसे गायब हो गए थे और उसके बाद उसके पैसों का कुछ पता नहीं चला था। इस मामले में लगातार थाना प्रभारी बिछिया द्वारा इसमें प्रयास किए गए और इन्हीं प्रयासों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे द्वारा टेक्निकल एनालिसिस किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर इसमें बहुत सारे संदेहियों को पकड़कर पूछताछ की गई, जिनके आधार पर हम इन महिलाओं तक पहुंचे हैं। और वर्तमान में 3 महिलाओं की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है, जो ऑटो में बैठकर चोरी की घटनाएं करती थी। साथ ही इसमें एक ऑटो चालक भी मिला है, जो उनके साथ रहकर ही इन घटनाओं को अंजाम देता था और ये घटनाएँ कारित करके मैहर साइड चले जाते थे। हत्या के मुख्य गवाहों की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी गई। उक्त घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पूरा मामला रामपुर बागेलान क्षेत्र के चुरमारी गांव का है, जहां निमंत्रण से लौट रहे शिवेंद्र आदिवासी अंकित तिवारी और उदयभान सिंह को पीछे से ट्रक चालक मनोज नट ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बाइक सवार जैसे ही सड़क पर गिरे तो उनके ऊपर पुनः ट्रक बैक करके चढ़ा दिया गया, जिसमें अंकित तिवारी और उदयभान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिवेंद्र आदिवासी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोग इकट्ठा हुए और आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची तो शिवेंद्र को उपचार के लिए सतना पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर रीवा रेफर कर दिया। वहीं दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। घायल शिवेंद्र ने बताया कि वो तीनों निमंत्रण में गौरैया गए थे, जहां से लौटते समय चुरमारी के पास मनोज नट नाम के वाहन चालक ने टक्कर मारी है। परिजनों ने बताया कि मनोज के ऊपर हत्या का आरोप है, जिसके द्वारा राज बहादुर सिंह की हत्या की गई थी। उसी मामले की पेशी 9 मई को होनी थी और उस मामले में मृतक राज बहादुर सिंह के भाई उदयभान सिंह मुख्य गवाह थे। गवाही न दे पाए, इसके लिए ट्रक से कुचलकर मौत के घाट उतारा गया है। शिवेंद्र सर, क्या घटना क्या हुई? घटना ये हुई सर, हम लोग जा रहे थे गुरैया चले गए, वहाँ से लौट रहे थे खाना पीना खा के पैलेस से। तो हम लोग आ रहे 3 आदमी, एक सुग्रीव महाराज थे और एक उदयभान सिंह, और पीछे से वो हाईवा आया, मनोज जिसका नाम है, वो ठोक दिया। 2 आदमी इस पैर में रह गए, मैं बचा, मेरा पैर पच्चड़ हो गया। साहब लोग आए, फिर मेरे को वहाँ रेफर कर दिए सतना से फिर रेफर करिए यहाँ रीवा को, मैं यहाँ आ गया। कहाँ पर घटना घटी है ये चुरमारी के बीच में छिड़ा पर कौन सा लगता है? जी, थाना रामपुर बागेलान, जिला सतना लगता है जी। बता रहे हैं कि ट्रक भी पीछे आया, वापस आया था। हाँ, ट्रक को 2 बार बैक किया है, एक बार सामने ठोका है, फिर एक बार बैक करके मारा। क्या वजह क्या थी कि वजह उसकी पहले से दुश्मनी थी। किसी आप लोग? नहीं, हमारे लोग से नहीं। जो आपके साथ थे? हाँ, वो उदयभान सिंह जो है, एक भाई को उसको मार डाला है वो, तो इसको भी ये पेशी थी 9 तारीख को, तो इसीलिए वो इसको भी निपटा दिया, पेशी न हो, नहीं इसका चालान हो जाता सेंट्रल जेल में। आरोपी कौन है जो ट्रक चलाया, क्या नाम है उसका? मनोज। संजय रावत। क्या घटना क्या हुई? घटना यही हुई कि ये लोग बारात से आ रहे थे और ये लोग बताया जा रहा है कि लोग ट्रक चढ़ा दिए गए। कौन चढ़ाया? बोल रहे हैं कि मनोज नट चढ़ाया। किस वजह क्या थी चढ़ाने? वजह यही है कि जो उदयभान सिंह है, उसके छोटे भाई को मर्डर कर दिया गया बहादुर सिंह का, तो उसी के चलते वो क्या कहते हैं, पेशी चल रही थी, उसी के कारण वो पेशी क्या तारीख को थी? 9 मई को।
अभी पेशी है। 9 मई को पेशी आने वाली थी। इसी चलते वो ये उदयभान सिंह के चक्कर में 2 ट्रक चढ़ा दिया। कुल मिला के मर्डर हो गया था, उसकी पेशी होने वाली थी। हाँ, पेशी के कारण उन्होंने ट्रक चढ़ा दिया। हाँ। कितने लोग? 2 लोग स्पॉट हो गए, एक घायल हो गया। हाँ। कहाँ पर घटना हुई? ये जनार्दनपुर के पास, वहाँ पर थाना कौन सा है? रामपुर बाघेलान वो लगता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं घायल? ये त्यूनी के हैं। टीआरएस कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर एनएसयूआई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जमकर हंगामा हुआ। टीआरएस कॉलेज में आज एनएसयूआई द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के ऊपर एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस कॉलेज आरएसएस का अड्डा बन चुका है। यहाँ सुबह आरएसएस के कैंप लगते हैं, साथ ही पीने के लिए पानी तक नहीं है। न तो सीसीटीवी कैमरे चालू हैं, जो पिछले 3 साल से बंद पड़े हैं। व्यवस्थाओं की बात कर लेकर कहा जाता है कि बजट ही नहीं है। कोई भी बात करो तो कॉलेज की प्राचार्य साफ मना कर देती हैं। प्रदर्शन चल ही रहा था कि अचानक सिविल लाइन पुलिस दल बल के साथ पहुंची और छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एनएसयूआई के छात्र हित के मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि चुनाव के चलते एनएसयूआई और एबीवीपी बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए हैं। घटनाक्रम को लेकर हमने एनएसयूआई के पदाधिकारियों से बात की। आज हम लोग टीआरएस कॉलेज का घेराव करने आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा हमारी कई दिनों से मांग चल रही थी। यहाँ सुबह ये शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, ए ग्रेड की मान्यता प्राप्त है इस कॉलेज को। यहाँ आरएसएस के कैंप चलाए जाते हैं सुबह 6 बजे से। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको भाजपा का कार्यालय घोषित कर दिया जाए। आज मैं प्रचार मैडम को ये भाजपा का पट्टा पहनाने आया हूँ और कहना चाहता हूँ कि जो ये शिक्षा का मंदिर है, इसको शिक्षा का मंदिर रहने दिया जाए। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। ए ग्रेड की मान्यता लेके बैठी है मैडम। इनको कहता हूँ पानी की सुविधा बनवा दीजिए, पेय एवं ठंडा जल की व्यवस्था कर दीजिए, तो कहती है कि चंदा इकट्ठा करो और खुद बनवा लो, तुम लोग खराब करते हो। दूसरी मांग है, सीसीटीवी कैमरा बंद पड़े हैं पूरे क्लासों के 3 सालों से। फिर जब घटना हो जाती है तो कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है ये? हमारी मांग ये है कि लगातार टीआरएस कॉलेज में एबीवीपी जिंदाबाद लिखा हुआ है पूरे बाउंड्री में, जो कि भाजपा का अनुवांशिक संगठन है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भाजपा के लिए सत्ता में है तो हम भी क्या लिख सकते हैं? क्या हम भी अपनी पार्टी का कैंप लगा सकते हैं कॉलेज के अंदर? हमारी मांगे हैं, 7 महीने से एक एमएससी बीएससी का रिजल्ट नहीं घोषित कर पा रहे हैं ये लोग, जबकि पेपर चालू होने वाले हैं दूसरे ईयर के, और ये लोग अभी रिजल्ट घोषित नहीं कर पाए। मैं ये चाहता हूँ कि मैडम बाहर आए और ये भाजपा का पट्टा पहने। हमारी कई सारी मांगे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों को फेल किया जाता है संबल मेधावी के अंतर्गत जो आते हैं, जिनको सरकार अपने अनुसार पढ़ने को देती है। उनको क्यों फेल किया जाता है? क्योंकि उनको फीस शुरू से देनी पड़ती है। जितना तक वो टीआरएस में पढ़े होंगे पूरी फीस इनको देना पड़ता है, ठीक, इसलिए उनको फेल कर दिया जाता है। उन छात्रों को फेल किया जाता है जो 12वीं और 10वीं में 99, 97, 95 तक % लाते हैं, वो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। मैडम के पास जाओ, बेंच की हालत देख लीजिए जिसमें छात्र बैठते हैं, पूरी बेंच टूटी हुई है। मैडम से बोलो तो बोलती हैं कि बजट नहीं है। आप आके बोलिए ना मीडिया के सामने कि सरकार हमको बजट नहीं दे रही, आप बोलिए। हमारी मांगे आज उग्र आंदोलन कर रहे हैं हम, हमारी मांगे पूरी करनी होगी। अगर ये आरएसएस का कैंप रहेगा तो कांग्रेस पार्टी भी आरएसएस का कैंप चलाएगी, एनएसयूआई भी छात्र संगठन कैंप चलाएगी, और प्रचार मैडम को ये मानना पड़ेगा। रीवा खो-खो प्रीमियर लीग का विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा के संदर्भ में प्रेस वार्ता आज पेंटियम पॉइंट कॉलेज के सभागार में की गई, जिसमें रीवा खो-खो अध्यक्ष डॉक्टर बीएन त्रिपाठी जी द्वारा पत्रकार बंधुओं को जानकारी प्रदान की गई, जिसमें बताया गया कि खो-खो प्रीमियर लीग का शुभारंभ समय 3:30 बजे से दोपहर 4 जून 2023 को विश्वविद्यालय ग्राउंड में किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं प्रेस वार्ता में। आज ये किस संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? हम लोग विगत 4 वर्षों से ये हमारा जो रीवा जिला खो-खो संघ है वो एक अंतर संभागीय स्तर की प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करता है, जिस प्रतियोगिता में रीवा संभाग, जबलपुर संभाग और अभी तो उसके आसपास के जो अन्य ज़िले हैं वहाँ के सभी खो-खो के जो खिलाड़ी हैं उसमें महिला पुरुष दोनों वो भाग लेते आ रहे हैं। उसी तारतम्य में हम लोगों ने 4 जून से और 6 जून के बीच में
इस प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया है। इस प्रतिस्पर्धा में लगभग 8 टीमें जो है तो छात्रों की है, मेल की है, और लगभग 4 टीमें जो है तो महिला की है। और इन सभी टीमों को जो है तो हमारे रीवा के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं वो लोग जो है तो इन टीमों के ऑनर हैं, जिनकी देख रेख और सुपरविज़न में वो टीम खेलेंगे। कितने कब से कब तक चल रही है? ये 4 जून से चलेगा। 4 जून को इसका ओपनिंग है और लगभग 3:30 बजे से सभी जो खिलाड़ी हैं हमारे 12 टीम के, तो सभी खिलाड़ियों की एक रैली स्टेडियम से निकलेगी और वो रैली अपनी सिरमौर चौराहा होते हुए पुनः स्टेडियम वापस जाएगी, जहाँ पर 4:30 बजे वापस पहुँचेगी और 4:30 से 5 के बीच में खेल का शुभारंभ होने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और 5 बजे से जो हमारे मैचेस हैं वो शुरू हो जाएंगे। कहाँ की टीमें इसमें पार्टिसिपेट? टीमें इसमें पूरे संभाग स्तर की टीमें हैं। संभाग स्तर से सभी खिलाड़ियों को बुलाया गया। शहडोल है, सीधी है, उमरिया है, अनूपपुर हो गया, डिंडोरी हो गया, रीवा हाई है, सतना हो गया, सिंगरौली है। तो सभी जगह के बच्चे हैं, आए हुए हैं और इन बच्चों का प्रॉपर अभी 3-4 दिन पहले अभी स्वयंवर विभाग घर में एक जो है तो ऑक्शन भी ऑर्गेनाइज किया गया 26 तारीख को, जिसमें टीम के जो है तो सभी कोच और टीम मैनेजर और टीम के जो कैप्टन्स हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। रहने खाने की टीम के जो बिल्कुल, खाना जो हमारे लोकल जो प्लेयर हैं, तो लोकल प्लेयर का अरेंजमेंट जो है तो वो अपना उनकी स्वेच्छा पर है कि वो वहाँ जाए। बाकी अरेंजमेंट सबका किया गया और जो बाहरी हमारे खिलाड़ी हैं उन सभी खिलाड़ियों का रहने का, खाने का, नाश्ता का, ब्रेकफास्ट, सारी चीज़ों की सुविधा जो है हमारे संघ की तरफ से की जा चुकी है। तो ये प्राइस मनी क्या रखी गई है जो टीम? रीवा में बच्चों और लड़कियों, महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जहां इनमें आत्मविश्वास तो बढ़ ही रहा है, वहीं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में भी सहायक होगा। शहर के नीम चौराहे स्थित डिवाइस मार्शल आर्ट द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि महिलाओं और लड़कियों को फ्री में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक डॉक्टर शिहान अनुद्वेदी USA से ब्लैक बेल्टधारी हैं। शहर में इनके द्वारा किया जा रहा कार्य प्रशंसा का विषय बना हुआ है। आइए सुनाते हैं प्रशिक्षक का इस विषय में क्या कहना है। इनका भी एग्ज़ाम हुआ था, कराटे का टेस्ट हुआ था। बच्चे ट्रेनिंग करते हैं जब 3 महीने प्रॉपर, तो फिर इनका एक बार टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद जो प्रॉपर अच्छा करते हैं, करके दिखाते हैं परफॉर्मेंस जो उनको सिखाया गया है, तो फिर इनको बेल्ट और सर्टिफिकेट मिलती है। तो अभी हमारे 33 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, टेस्ट दिए थे, जिसमें से 30 बच्चे पास किए हैं, अच्छा किए हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। और कराटे से हम फिजिकली बस फिट नहीं होते हैं, मेंटली भी, दिमागी रूप से भी हम फिट होते हैं और स्ट्रांग बनते हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कराटे से, और मेन चीज़ मान लीजिए कॉन्फिडेंस है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप के अंदर सब कुछ है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो कराटे में कॉन्फिडेंस सिखाता है। और कराटे हमारा स्टार्ट होता है मेडिटेशन से। जब बच्चे आते हैं तो पहले मेडिटेशन करते हैं, ध्यान, और ध्यान के बिना कराटे कुछ नहीं है। 95% पावर ध्यान का है कराटे में। अगर हम ध्यान करते हैं तो हम फोकस कर पाते हैं किसी चीज़ में और माइंड स्टेबल रख पाते हैं। और जब तक माइंड स्टेबल नहीं है, कराटे वालों में और नॉर्मल लोगों में सिर्फ यही फ़र्क है कि कुछ सिचुएशन आता है तो विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन इनको कराटे स्टूडेंट्स को उसी की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि वो कैसा भी सिचुएशन आए, वो विचलित, उनका माइंड स्टेबल रहेगा। तो मेंटली और फिजिकली दोनों टाइप से स्ट्रांग होते हैं लोग। और इनका टेस्ट होता रहेगा। अभी आने वाले टूर्नामेंट्स में भी इनको, जो बच्चे हमारे अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आने वाले टूर्नामेंट्स में भी उनको पार्टिसिपेट कराएंगे, तो मेडल भी जीत के लाएंगे अपने रीवा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। अभी आज जो सर्टिफिकेट यहाँ पे बांटा गया है, कौन से मतलब बेल्ट का बांटा गया है? अलग अलग बेल्ट का बांटा गया है। जो वाइट बेल्ट में थे वो येलो बेल्ट में गए हैं, जो येलो में थे वो ऑरेंज में गए हैं। इसका रैंक होता है, ग्रेडिंग होती है अलग अलग। तो ब्लू तक गए हैं हमारे बच्चे। 1 साल हो गया क्लासेस यहाँ पे चलते हुए। रीवा के नीम चौराहा में जी ऑफिस के ऊपर क्लास चल रहा है। तो 1 साल से क्लास चल रहा है, तो हमारे बच्चे ब्लू बेल्ट
मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की तैयारियां लगभग घोषित हो चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान पर है। आज इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप राठौर की अगुवाई में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, महापौर अजय मिश्रा बाबा, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा सहित पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सबसे पहले देखते हैं कुलदीप राठौर ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। मैंने ये दौरा रामपुर बघेलान जो सतना जिले के अंतर्गत आता है, फिर रीवा, सिरमौर, मंगवा, त्योंथर, देवतालाब और चितरंगी, देवसर, संगरौली और धोनी, ये चुनाव क्षेत्र। एक बात मैंने देखी कि हमारे संगठन ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं और तमाम हमारे पदाधिकारी और यहाँ हमारे प्रभारी बैठे हैं प्रताप भानु जी, सब लोगों ने मेहनत की है और मुझे इस बात की पूरी संतुष्टि है कि हमारे जो ब्लॉक्स हैं मंडलम में और हमारी जो दूसरी कमेटीज़ हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है। हमने लगभग 23 सालों बाद मेयर का चुनाव जीता। हमारे जो मेयर साहब हैं, बाबा जी आप लोगों के साथ बैठे, तो ये परिवर्तन का संकेत है कि प्रदेश की जनता जो है परिवर्तन जो है चाहती है और देश में जो माहौल बना है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास हो रहा है, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूं कि देश की जनता जान चुकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए। इन 9 वर्षों में देश पीछे हटा। जिन वादों को लेकर ये सरकार सत्ता में आई थी वो वादे पूरे नहीं हुए। चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, युवाओं को रोजगार देने की बात थी, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात थी। मैं तफसील में नहीं जानना चाहता, लेकिन अमल नहीं हो पाया। आज देश की जनता परिवर्तन चाहती है और इस परिवर्तन की शुरुआत जो है वो शुरू होगी। और हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जो पद यात्रा शुरू की देश में, ये अपने आप में ऐतिहासिक थी। लगभग 4,500 किलोमीटर वो पैदल चले और ऐसे समय में जब देश में एक नफरत का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, उन्होंने देश में एक पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति की शुरुआत की, लोगों को संदेश दिया और उसका ये परिणाम रहा कि कर्नाटका में हम जिन जिन क्षेत्रों से वो गुजरे वहाँ हम चुनाव जीते और यहाँ भी लगभग 15-16 दिन उन्होंने जो है पदयात्रा की और जिस ढंग से उन्हें लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया, मुझे लगता है कि ये भी एक विपक्ष को दबाने का प्रयास इस सरकार का है। लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, हमारा लोकतंत्र चल नहीं सकता। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो केंद्र में सरकार बैठी है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है और राहुल गांधी जी का जिस ढंग से उनको संसद से हटाया गया, जिस जल्दबाजी में हटाया गया, इसका संदेश आज पूरे देश में जा चुका है कि केंद्र की सरकार
विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इसी प्रेस वार्ता के दौरान इंजीनियर राजेंद्र शर्मा का क्या कहना है। इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि विगत रविवार को 28 मई को एक आंधी में महाकाल लोक की भव्य मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। आंधी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। उसको आप किसी तूफान या भीषण त्रासदी का नाम नहीं दे सकते। ये मूर्तियां जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, उसके द्वारा किए गए एक नए भ्रष्टाचार और घोटाले को इंगित करती है। भारतीय जनता पार्टी जब कोई भी कार्य करती है तो वो अगर उसमें आर्थिक भ्रष्टाचार ना करे, ये हो ही नहीं सकता। उनसे ईश्वर भी छूटे नहीं हैं, भगवान को भी वो इस बात के लिए छोड़ते नहीं हैं। भ्रष्टाचार के मामले में, झूठ बोलने के मामले में। जब हमारे मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण कराने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा अपने उद्घाटन में कि ये बड़ी मजबूत मूर्तियों का निर्माण हुआ है और बहुत सुंदर निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का लोकार्पण किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि मूर्तियां ना कभी गिरेंगी और ना कभी बदरंग होंगी। पर मैं आपको बताऊं किस तरीके से मूर्तियां गिरी, आपने देखा। और बदरंग होना तो ऐसा था कि 1 महीने बाद ही उसकी बदरंग शुरू हो गई। जब योजना बनी थी तो स्मार्ट सिटी प्रशासन ने 1 ही महीने बाद इसमें पीयू कोटिंग, वेदर कोट एक पेंट आता है, उसकी पीयू कोटिंग 1 महीने बाद ही कराने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि वो बदरंग 1 महीने बाद होना ही शुरू हो गई थी। मूर्तियां कमज़ोर थीं, इसीलिए इतनी एक हल्की सी हवा में गिर गई। कोई भी परियोजना जब हम बनाते हैं, किसी भी किस्म का निर्माण की परियोजना बनती है, तो उसके साथ एक समय अवधि होती है जिसमें हम गारंटी लेते हैं कि समय अवधि में ये जो हमारा बनने वाली सामग्री है, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। 3 वर्ष की इस योजना में भी 3 वर्ष तक का ये गारंटी थी कि इसके पेंट वेंट करने की आपको इसमें से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मूर्तियाँ बदरंग हुई और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में वो गिर गई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय द्वारा
मानस भवन में आयुष मेले का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आयुष मेले का आयोजन आज स्थानीय मानस भवन में शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रीवा द्वारा किया गया। इस दौरान कॉलेज के डीन डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ ने कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। उसके बाद दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की वंदना की गई। मेले में मुख्य रूप से मधुमेह, स्त्री रोगों, क्षय रोग सहित अन्य गंभीर रोगों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। साथ ही आयुर्वेद से मिलने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित प्रशिक्षकों और छात्रों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, पहले हमको ये समझना चाहिए। ये जो कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के जो शिविर या मेले के रूप में जो आयोजित हमारा पिछले 6 महीने से लगातार शायद तीसरा या चौथा कार्यक्रम ये है, वो आयोजित किए जा रहे हैं। हम लोग पहले सोचते थे जब इस प्रोफेशन में आए थे या रीवा में जब हम आए थे करीब 15-20 साल पहले, कि प्रचार प्रसार की कमी है। हमारे चिकित्सालय के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को ही नहीं मालूम कि बगल में कोई चिकित्सालय भी है और ये चिकित्सा सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। शासन ने इसके ऊपर राशि खर्च करना शुरू किया और एक अच्छा खासा बजट हम सभी को उपलब्ध कराया, जिससे कि ये जो हम सोचते थे कि प्रचार प्रसार आयुर्वेद का नहीं हो रहा है, तो इस संदर्भ इसके लिए शासन ने बजट उपलब्ध कराया और कहा कि आप पब्लिक के। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।